उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। तो इस बात की उन्होंने अपील की है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पे देख लीजिए, अगर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है तो उसको मत खरीदिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं। बहुत ही अजीब व गरीब उन्होंने टिप्पणी की है और ये टिप्पणी है पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, यानी राजनीतिक इस्लाम। बिहार भेजा गया है एक स्टार कैंपेनर के तौर पर ताकि वो वहां भी नफरत की बीज बो सके। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं एस कासमी मीडिया, मैं हूं आपके साथ अबू सुफियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूं तो उनकी पूरी जिंदगी का इतिहास हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम के ओहदे पर बैठे हैं, मुसलमानों से और इस्लाम से जो उनका इश्क है, जो उनका ऑब्सेशन है, वो देखने में ही बनता है। वो मुंह खोलते हैं और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान, सिर्फ इस्लाम और मुसलमान, ये कहते हुए उनकी सुबह होती है और यही कहते हुए उनकी शाम होती है, उनकी रात होती है। पिछले अगर 5 भाषण आप उनके उठाकर देख लीजिए, लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, इस्लाम के खिलाफ वो जहर भरते हैं। और अब ये देखिए कि नया उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। वहां जो लोग उस महफिल के अंदर मौजूद थे, जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को वहां संबोधित कर रहे थे, आरएसएस से हालांकि कोई भी लेना देना नहीं रहा योगी आदित्यनाथ का, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वहां बोल रहे थे। हमेशा की तरह भगवा कपड़ों में वो वहां मौजूद थे और तमाम ऑडियंस वहां बैठी हुई थी। उनके सामने वो ये कह रहे हैं, 25,000 करोड़ की वो बात कर रहे हैं कि ये 25,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए 25,000 करोड़ जनरेट होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने तमाम ये प्रोडक्ट और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया है। वहां बैठे हुए लोगों से वो ये बात कही, उन्होंने अपील की कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पे देख लीजिए, अगर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है तो उसको मत खरीदिए। इसके अलावा ये सब कहने के अलावा, यानी कि मुस्लिम जो बिजनेसमैन हैं उन पर सीधे तौर पर अटैक करने के अलावा जिस मक्कारी भरे तरीके से वो हंस रहे थे, ये कहते हुए खास तौर पर जब उन्होंने एक लाइन कही, जब वो हलाल का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि माचिस जब आप जलाते हैं, अगर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाएंगे तो आग नहीं लगेगी, आपको एक झटके में उसे जलाना पड़ेगा तभी आग लगेगी। यानी जिस तरह से वो जिसे छांगुर बाबा कहा जाता है, जिसके ऊपर वो आरोप लगाया गया है कि वो व्यक्ति किसी तरह का कोई धर्मांतरण का रॉकेट है, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ा भी है, वो व्यक्ति अभी जेल के अंदर मौजूद है। उसके नाम पर वो जलालुद्दीन जब बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो बता रहे थे मुख्यमंत्री के इस व्यक्ति का ये मुस्लिम नाम है, ये मुस्लिम नाम है, इसलिए इससे नफरत की जाना जरूरी है, इसलिए ये आतंकवादी है, इसलिए ये आरोपी है, इसलिए इसको जेल में बंद किया गया है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का ये पूरा एक नया शगुफा जो छोड़ा है मुख्यमंत्री ने, क्या कोई रिसर्च हमारे निगाहों के सामने रखी है इन्होंने? कोई ऐसी स्टडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है? किसी पुलिस के उनके महकमे में ये रिपोर्ट सामने रखी है? उनके पास तो पूरी सरकार है, हमारे सामने कम से कम लाके डेटा ही रख देते। सिर्फ मुख्यमंत्री ने कह दिया और ये चीज मान ली जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, वो मानते थे छांगुर बाबा है। जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह है छांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल
कपड़े का भी हलाल, दिए सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी यानी वो कह रहे हैं कि राज्य में जो हलाल प्रमाणित यानी हलाल सर्टिफाइड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दावा वो ये कर रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे जो 25,000 करोड़ की जो आमदनी हो रही है उससे जो मुनाफा है वो आतंकवाद, जबरन धर्मांतर और लव जिहाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर मैं वही कहूंगा जो 25,000 करोड़ जिस तरह का मन घड़त आंकड़ा है, उसी तरह का आंकड़ा ये भी बता रहे हैं कि इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन से कौन वो लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि दिन रात उनको धर्मांतरण करना है, दिन रात उनको लव जिहाद करना है, उसके अलावा आतंकवाद भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए इतने बड़े बड़े भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ इसलिए कि अभी बिहार के अंदर चुनाव है। बिहार में चुनाव के लिए बहुत जरूरी है कि ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू वोटर का। इससे पहले कि मैं आगे आऊं और आपको बताऊं कि एक बहुत ही अजीब और गरीब उन्होंने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी है पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, यानी राजनीतिक इस्लाम। पहली बात तो उन्होंने ये भी नहीं बताया वहां मौजूद लोगों को कि आखिर ये होता क्या है, क्या भला है राजनीतिक इस्लाम, और क्या राजनीतिक इस्लाम और जो हिंदुइज्म जिसका इस्तेमाल राजनीतिक के लिए किया जा रहा है, किया जाता है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उन दोनों में क्या कोई फर्क है? एक तरफ वो आरएसएस की बात करते हैं जो सीधे तौर पर ये हिंदुत्व की राजनीति के लिए खड़ा रहता है, उसने जन्म दिया हिंदुत्व की राजनीति को, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इस्लाम तो उसी का एक सिक्के के दूसरा पहलू है। दोनों पे ये बातचीत करते हुए एक को तो बहुत अच्छा बता रहे हैं और दूसरे को खराब बता रहे हैं। मैं एक ही पल में आता हूं, लेकिन आपको मैं बिहार की याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन नहीं गुजरे हैं, अभी चंद दिन गुजरे हैं बिहार चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को किस तरह से उत्तर प्रदेश से बिहार भेजा गया एक स्टार कैंपेनर के तौर पर, ताकि बिहार के अंदर भी नफरत की बीज बो सके और फिर वहां पर भाजपा को वो फसल काट ले जिसमें धर्म के आधार पर वोटर का ध्रुवीकरण हो सके। वो कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन है उसको विकास नहीं चाहिए, उसको बुर्का चाहिए। और इसके बाद एक हंसी हंसते हुए वो कहते हैं, दांत पीसते हुए, और कहते हैं कि देखिए ये वही लोग हैं जब देश से बाहर जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो खूब अपना पासपोर्ट पे भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं, वीजा पर भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं। आइए उसके इस बयान को सुन लेते हैं। जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। तो इससे पहले आपने देखा कि जिस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे थे, राष्ट्र स्वयं संघ का एक कार्यक्रम था। 100 साल पूरे हो चुके हैं आरएसएस के। गोरखपुर के अंदर विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन नाम का ये कार्यक्रम था और दीपोत्सव से राष्ट्रनृत्य आयोजन, ये अलग अलग आयोजनों में वो भाग ले रहे थे और अलग अलग भाषण दे रहे हैं। तो सीधे सीधे कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मैंने आपसे कहा ना कि इस्लाम के प्रति और मुसलमान के प्रति उनका जो प्रेम है, उनका जो इश्क है, वो इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अब उनके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो उनके दिमाग में, उनके दिल में और उनके मुंह पर सिर्फ 2 अल्फाज रहते हैं। लगातार वो कह रहे हैं
कि राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, राजनीतिक इस्लाम है, और इससे पहले हमारे जो लोग हैं महापुरुष हैं, और जो हमारे इतिहास में जो महापुरुष रह चुके हैं वो तमाम लोग लड़ चुके हैं इससे। वो ब्रिटिश राज की बात भी कर रहे हैं और भी चीजों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है उससे हम लड़ते रहे हैं और इस वक्त हमें सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ पॉलिटिकल इस्लाम देखिए और दूसरी तरफ आरएसएस। यहाँ हंसी आती है कि राजनीतिक इस्लाम या पॉलिटिकल इस्लाम ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब धर्म में राजनीति घुस जाए या उसी धर्म का एक हथकंडे और हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगे तो इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल इस्लाम, यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम। भारत को यहाँ जोड़कर जिस तरह से पूरा एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कि एक सिक्के का दूसरा पहलू है, अगर इधर पॉलिटिकल इस्लाम है तो वो पॉलिटिकल हिंदुइज्म है। अगर पॉलिटिकल इस्लाम को हथियार के तौर पर और मानवता के इतिहास में कई बार इस्तेमाल होते हुए देखा गया है, आज भी इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सीधे तौर पर यहाँ आरएसएस भी जो करने की कोशिश कर रहा है वही कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म, जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुइज्म एक तरफ है और हिंदुत्व दूसरी तरफ है, और हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं बेहद राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है ये, और सीधे तौर पर इसको भारत से भी जोड़ रहे हैं, और साथ साथ इस स्पीच के एक हिस्से के तौर पर ये हलाल सर्टिफिकेशन की भी बात करते हैं। तो यहाँ हैरानी की बात यह है कि पूरे तौर पर अब आरएसएस से जो उनका संबंध है इसको इस तरह भी देखा जाना चाहिए कि आरएसएस से उनका संबंध कभी भी बहुत बेहतर नहीं रहा, बीजेपी से बहुत बेहतर नहीं रहा। 2017 में इनको मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले का अगर आप पूरा इतिहास देख लीजिए, सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से सांसद बने योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा 2002 में उन्होंने खुद की अपनी जो है एक हिंदू युवा वाहिनी के नाम से अपनी खुद की एक सेना तैयार कर ली, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और बीजेपी के खिलाफ गोरखपुर में जो गोरखपुर अर्बन असेंबली सीट है उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट भी उतार दिया। 2014 तक भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन इनका रिश्ता रहा बीजेपी और आरएसएस से, लेकिन इसके साथ साथ अचानक सब चौंक गए इस बात को देख के कि कैसे आरएसएस ने उनका चुनाव किया 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब जब से जाहिर है वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और बीजेपी के बड़े नेता में शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसको सीधे तौर पर इस तरह भी देखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के एक तरह के सक्सेसर के तौर पर भी इनका वारिस कौन होगा। क्या वो अमित शाह होंगे या उसके अलावा पार्टी के और बड़े कई नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, या और भी कई लोगों का जिक्र आता है, राजनाथ सिंह का भी जिक्र आता है। इन सब को पीछे हटाकर इस कंपटीशन को बहुत छोटा कर देना चाहते हैं और एक तरह से इनके वारिस के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक भाषा, ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अपने ऊपर ओढ़ लेना कि मैं सबसे बड़ा मुखौटा हूं, मैं सबसे बड़ा दावेदार हूं, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का धुरंधर हूं, और नरेंद्र मोदी के बाद या नरेंद्र मोदी के साथ साथ मेरा नाम भी आता है। तो इसका जो सामाजिक संदेश है वो तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो मुस्लिम बिजनेसमैन है, जो भी बचे कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर ये बहुत बड़ा हमला है राज्य सरकार के जरिए। मुख्यमंत्री जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि ये नरेंद्र मोदी के बाद या उनके साथ साथ एक ही सांस में उनके वारिस के तौर पर दिखने की ये कोशिश है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।